हाय, आई एम राहुल योर वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग इस समय संविधान पढ़ रहे हैं फॉर द यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस बीपीएससी और अदर स्टेट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। उसमें आज हम लोग संविधान के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इससे 2-3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जा रहे हैं और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, समझना इसको। तो हम लोग इसको बहुत ही ईजी वे में समझेंगे, ठीक है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और भारत की जनमानस के लिए यानी कि आम जनता के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो अगर मैं तो ये कहूँगा जो नहीं पढ़ता है, पढ़ता लिखता नहीं है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहा, उसको भी यह वीडियो देखना चाहिए और समझना चाहिए कि उसको संविधान में कौन-कौन से अधिकार मिले हैं, ठीक है। इसमें बात होगी जैसे कि रिजर्वेशन और रिजर्वेशन में प्रमोशन, क्रीमी लेयर क्या है, ओबीसी को रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन, ये सब चीज़ें इसमें जो है बात की जाएगी, ठीक है। मूल अधिकार के यानी कि फंडामेंटल राइट के 2 वीडियो आएंगे, उसमें ये पहला वीडियो है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग 2 वीडियो बनाएंगे, तो हम लोग बहुत ही ईजी वे में समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि जो है ये फंडामेंटल राइट का, ये मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से भारत में, तो दुनिया में पहले कहाँ इसकी बात की गई थी, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले जो है इसकी बात, मूल अधिकार की बात जो है जनता को देने के लिए ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में जो है इसकी बात सामने आई और जो है फर्स्ट टाइम जो है ब्रिटेन में वहाँ के किंग थे सर जॉन, ब्रिटिश किंग सर जॉन ने एक मैग्ना कार्टा जो है साइन किया 1215 में, ठीक है। उसके तहत जो है लोगों को अधिकार दी गई, ठीक है। तो ये भी समझो कि भारत में जो मूल अधिकार है उसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद 1689 ईस्वी में ब्रिटेन ने लिखित रूप में, ठीक है, फंडामेंटल राइट को बिल ऑफ राइट के रूप में एक्सेप्ट किया। तो ये भी याद रखना, बिल ऑफ राइट को किसने एक्सेप्ट किया, तो ब्रिटेन ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। ये सब हम लोग पहले समझेंगे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में, फिर हम लोग जस्ट इंडिया पे आ जाएंगे या भारतीय संविधान के बारे में बात करने लगेंगे, उसके मूल अधिकार के बारे में, ठीक है। तो पहले हम वर्ड परिप्रेक्ष्य समझ रहे हैं। तो सबसे पहले ब्रिटेन में इसकी बात चली थी, ठीक है, वहाँ। उसके बाद ब्रिटेन की देखी दूना अदर यूरोपीय कंट्री और यूएस में फैलने लगा। तो उसके बाद जो है फ्रांस में आवाज़ उठी और वहाँ पे ह्यूमन एंड सिविल राइट डिक्लेरेशन हुआ फ्रांस में, ठीक है। और ये कब हुआ था, 1789 में, ठीक है। उसके बाद 1791 में यूएस ने अडॉप्ट किया, ठीक है, फंडामेंटल राइट। और पहला देश बना अमेरिका जो अपने संविधान में जो है फंडामेंटल राइट को अपनाया, ठीक है। इससे पहले कोई लिखित नहीं था। ब्रिटेन ब्रिटेन कोई लिखित संविधान नहीं रखता है, जबकि यूएस जो है 1791 में फर्स्ट दुनिया का पहला कंट्री बना जो जनता को मूल अधिकार दिया, फंडामेंटल राइट की बात की, ठीक है। तो ये याद रखना है। और जो है जब भारत का संविधान बन रहा था, देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय जो है 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट आया जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी कर रहे थे। तो उसमें भी फंडामेंटल राइट की मांग की गई थी, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी कमेटी बनी थी फंडामेंटल राइट पे, उसकी अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये ध्यान में रखना है। इसके बाद जो है अब जो भारतीय फंडामेंटल राइट है, इंडियन जो फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका सोर्स क्या है, तो यूएस, भारत ने यूएस संविधान से लिया है, ठीक है। तो हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे भारत की तरफ। तो ये कहाँ से लिया गया, भारत ने मूल अधिकार कहाँ से अपनाया है, तो अमेरिकी संविधान से लिया है, ठीक है। ये जो बेसिकली ये जो मूल अधिकार है ये स्टेट के अगेंस्ट एक गारंटी देता है, ठीक है, कि राज्य जो है हमारा अधिकार को उल्लंघन तो नहीं करेगा ठीक है, क्योंकि वो अपने पावर को यूज करेगा तो वो जनता के अधिकार को भी कट कर सकता है। इसलिए जनता के अधिकार को ना कट किया जाए, उनके फंडामेंटल राइट को ना कट किया जाए, इसलिए जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे भारतीय संविधान में जोड़ा है। और जो है भारतीय संविधान के पार्ट 3 में, पार्ट यानी कि भाग 3 में फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 to 35 तक जो है भारतीय संविधान का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और जो है और जब
इमरजेंसी लगता है तो सारे फंडामेंटल राइट को कट किया जाता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कट नहीं होगा। ये जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 में इस बात को ऐड किया गया है कि जब भी इमरजेंसी लागू होगा, ठीक है, बेस्ड ऑन द वार युद्ध के समय या एक्सटर्नल अटैक, कोई बाहरी अटैक हो, उस समय जो है आर्टिकल 20 एंड 21 जो है वो ख़त्म नहीं किया जाएगा, वो लागू रहेगा, ठीक है, आर्म्ड रिवोल्ट के समय नहीं। और जो आर्टिकल 19 मतलब तीनों जो इमरजेंसी होते हैं उस समय जो है 20 और 21 नहीं कट होंगे, जबकि आर्टिकल 19 जो है ये कट हो जाया करेगा ऑटोमेटिक जब वार एंड एक्सटर्नल अटैक होगा, ठीक है। तो हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, फंडामेंटल भारत में आ रहे हैं फंडामेंटल राइट के बारे में। तो फंडामेंटल राइट कोई व्यक्ति क्वेश्चन उठा कि फंडामेंटल राइट कोई व्यक्ति त्याग सकता है, यानी कि मैं जैसे जीवन जीने का अधिकार है, तो मैं चाहूँ कि मैं मरना चाहता हूँ तो मर सकता हूँ, किसी से कह दूँ मुझे मार दो जान से, तो मार सकता है? नहीं मार सकता, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वेश्वरनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि कोई भी व्यक्ति फंडामेंटल राइट को त्याग नहीं सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, अगर क्वेश्चन आए कि कोई फंडामेंटल राइट अपना त्याग सकता है तो नहीं त्याग सकता, ठीक है। ये जस्टिसिएबल है, जस्टिसिएबल मतलब इसका उल्लंघन हो रहा है, मेरे अधिकार कोई वायलेट कर रहा है स्टेट या कोई प्राइवेट मशीनरी या कोई प्राइवेट व्यक्ति, तो हम डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, फंडामेंटल वायोलेशन के लिए, ठीक है। तो ये इसका मतलब है ये जस्टिसिएबल है और कोर्ट इसको लागू करेगा, ठीक है। इसको कोई लॉ, नियम, पॉलिसी, वो एक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ये जब से संविधान लागू हुआ तब से ये चालू हो गया था, ठीक है। इसके बाद इसका एम क्या होता है फंडामेंटल राइट का? तो फंडामेंटल राइट का एम बेसिकली इक्वलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल, जो लोगों में है समानता की बात, समानता आए, इसलिए मतलब समानता आए, या इसका लक्ष्य डिग्निटी रहे लोगों के जीवन में, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट रहे, ठीक है, इसलिए ये है, और यूनिटी ऑफ द नेशन, और राष्ट्र की अखंडता रहे, इसलिए ये जो है अपना फंडामेंटल राइट है भारतीय संविधान में, ठीक है। ये बेसिकली जो फंडामेंटल राइट है ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को जो है प्रमोट करता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं कि जो है अपना फंडामेंटल राइट में क्या क्या है। तो बेसिकली फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19(1)(f), इससे पहले जब हम स्टार्ट करें इससे पहले हम इस फैक्ट को देख रहे हैं कि हमें जो है एग्जाम में आसानी रहे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो आर्टिकल 19(1)(f) या चा 19(1)(चा) जो है राइट टू प्रॉपर्टी, ये हटाया गया। अब व्यक्ति के पास राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया है और इसे जो है लीगल राइट बनाया गया आर्टिकल 300A के तहत, ठीक है। ये पार्ट 12 में है, ठीक है। ये बेसिकली आर्टिकल 13 इसे जस्टिसिएबल बनाता है, ठीक है। और ये आर्टिकल 13 इटसेल्फ कॉल्ड द जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी भारत ने जो है कहाँ से लाया है? तो वो बेसिकली अमेरिकन संविधान से लिया है, ठीक है। तो ये जुडिशियल रिव्यू करता रहेगा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। इसके बाद चलो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से अधिकार जो है फंडामेंटल राइट में दिया गया है। तो 6 प्रकार के अधिकार जो है दिए गए हैं भारतीय संविधान में, ठीक है। तो पहला है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22। तीसरा है राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, 23 to 24, ठीक है। एंड चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये है 25 से 28 तक। इसके बाद है पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये है 29 से 30 तक। और छठा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, ठीक है। इसके बाद जो है कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। और 35 जो है अधिकार देता है पार्लियामेंट को इसके अमेंडमेंट के लिए, ठीक है, और इसमें ऐड के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग 19 आर्टिकल तक हम लोग आज हम लोग देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है आर्टिकल 20 से लेकर 35 तक देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 12 मतलब आर्टिकल 12 जो है पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट जहाँ से शुरू होता है 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 जो है
स्टेट का डिफिनीशन बताता है कि राज्य क्या है, ठीक है। तो राज्य बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें पार्लियामेंट आता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट, उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली आता है, लोकल गवर्नमेंट जैसे म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत, उसके बाद अदर अथॉरिटी जैसे कि LIC और ONGC यूनिवर्सिटी, जिसमें सरकार का सहयोग है या वह सरकार के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग 13 तो देखे, जुडिशरी रिव्यू है, ये US के संविधान से लिए हैं, और ये जो है कोर्ट जो है रिव्यू करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। फिर चलते हैं आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, ठीक है। विधि के समक्ष समता, इसका मतलब ये हुआ कि विधि के समक्ष समता हो और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा कोई, ठीक है। और इक्वलिटी बिफोर लॉ हम लोग जो है ब्रिटेन से लिए हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ के प्रोफेसर डाइसी ने रूल ऑफ लॉ की बात की है। रूल ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के समान सामने सब लोग समान हैं, और जो है रूल ऑफ लॉ, जो लॉ है उसका रूल होगा, उसका रेगुलेशन होगा समाज पर, ठीक है। कोई व्यक्ति विशेष का जो है रूल या रेगुलेशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है सिटीजन के लिए और नॉन सिटीजन के लिए भी है, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट में जो है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये जो है केवल और केवल भारतीय लोगों के लिए है, ठीक है। 15 में क्या है, 15 में कोई किसी साथ भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल केवल व्यक्ति यहाँ के लिए है, भारत के नागरिक के लिए। आर्टिकल 16 क्या है, तो आर्टिकल 16 बेसिकली रोजगार में, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में अवसर की समता देता है, तो वो केवल भारतीय लोगों के लिए। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ये केवल भारतीयों के लिए। 19, 29 और 30 क्या है, वो क्या है, रिलीजन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, तो वो भी केवल और केवल भारतीय लोगों के लिए, ठीक है। आगे देखें मिनर्वा मिल्स केस 1980 में जो है रूल ऑफ लॉ जो है सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया है, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वही बेसिक स्ट्रक्चर जो सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था केशवानंद भारती केस 1973 में, ठीक है। तो उसी में बार बार ऐड करती जा रही है सुप्रीम कोर्ट कि जो है ये जो है बेसिक फ्रेम है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इसको चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 15 जो है, आर्टिकल 15 पे चलते हैं। तो बेसिकली आर्टिकल 15 क्या है, प्रोविजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड, कुछ विशेष आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है, आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 15(1) क्या है, तो स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द सिटीजन बेस्ड ऑन देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। इन पांचों के आधार पर जो है राज्य जो है विभेद नहीं करेगा, किसके किसके, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन पांचों के आधार पर राज्य विभेद नहीं करेगा। ये कौन आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 15 सबसेक्शन 1 यानी कि 15(1) कहता है, ठीक है। अब आर्टिकल 15(2) देखते हैं। तो ये प्राइवेट लोगों के लिए भी रूल लगाता है कि जो है प्राइवेट जो एंटिटीज हैं वो भी जो है इन आधार पे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे कि होटल हैं, प्राइवेट होटल हैं, शॉप हैं, रेस्टोरेंट है, ETC, ये नहीं कह सकते कि कोई दिल्ली में यूपी का आया हुआ तो इसमें भोजन नहीं कर सकता, ठीक है, या कोई दूसरे जाति का या किसी दूसरे धर्म का है या किसी दूसरे रेस का है, ठीक है। तो या विमेन है या कोई अदर है या मेल है, तो इस आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों एंटिटी या इंस्टीट्यूशन के लिए है, ठीक है। आर्टिकल 15(3) का चलते हैं। आर्टिकल 15(3) बेसिकली ये एक्सेप्शन है, ये स्पेशल प्रोविजन करता है फॉर द विमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। महिलाओं और बच्चों के लिए इसमें विशेष प्रावधान किया गया है क्योंकि ये बेसिकली फिजिकली उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उनके लिए जैसे कि कहीं मान लो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कहीं लाइन लगा हुआ है तो या अदर बच्चे हैं छोटे, तो उनको अलग प्रोविजन किया जाएगा, नहीं तो वो जो है समानता का अधिकार नहीं रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो फिजिकली वो या वो बच्चे अभी लोग बड़े लोगों के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो बच्चों और महिलाओं के लिए आर्टिकल 15(3) में 15 सबसेक्शन 3 में जो है विशेष प्रावधान किया गया है, तो ये ध्यान रखना।
इसके बाद 15(4) में चलते हैं। तो स्पेशल प्रोविजन फॉर द वीकर सेक्शन लाइक SC ST और OBC के लिए इसमें प्रोविजन किया गया है, ठीक है। 15(4) में SC ST और OBC जैसे वीकर सेक्शन के लिए जो है, जो सोशल इकोनॉमिक और एजुकेशनल रूप से बैकवर्ड है, उनके लिए जो है ये प्रावधान किया गया है कि उनके लिए विशेष प्रावधान हो, ठीक है, उनको थोड़ा सा सरकार मदद करे। ये ऐड किया गया बेसिकली फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के तहत। कौन आर्टिकल? आर्टिकल 15(4) सबसेक्शन 4, ठीक है। ये चंपकम दोराइजन केस 1951 के तहत ऐड किया गया है। और ये बेसिकली रिजर्वेशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और ये एजुकेशन जैसे किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो इस जो वीकर सेक्शन है SC ST एंड OBC, इनको जो है रियायतें दी जाएगी, ठीक है, आर्टिकल 15 सबसेक्शन 4 के तहत। ओके, आगे चलते हैं 15 सबसेक्शन 5। तो ये बेसिकली प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के, प्राइवेट एजुकेशन के लिए भी है, वो प्राइवेट एजुकेशन भी इनको जो वीकर सेक्शन है उनको सहूलियत देगी, ठीक है। ये ऐड किया गया 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005 के तहत। केस था PA इनामदार वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट, ये केस था, और इसी के तहत आर्टिकल 15 सबसेक्शन 5 ऐड किया गया, ठीक है। और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है अशोक ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी जो है रिजर्वेशन लागू किया जाएगा फॉर द एंट्री। आगे चलते हैं आर्टिकल 15 सबसेक्शन 6 चलते हैं। तो ये बेसिकली इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए इन्हें 10% रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है, 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 के तहत, ठीक है। ये जो है इंदिरा साइनी केस का जो 50% जो लिमिटेशन लगाता था उसके ऊपर 50 प्लस 10% यानी कि लगभग 60% रिजर्वेशन हो जाएगा, ठीक है, हो गया है, मतलब लागू है। अब आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल 16 चलते हैं, ठीक है। आर्टिकल 16, तो जॉब में रिजर्वेशन आर्टिकल 16 के तहत है, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में किसके तहत है? आर्टिकल 15 के तहत, तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आर्टिकल 16 का है, तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समता की बात कौन करता है? तो ये आर्टिकल 16 करता है, ठीक है, इन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए। और जो है ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस, ठीक है, इसके आधार पर जो है भेदभाव को रोकता है, ठीक है, बट कास्ट के आधार पर कर सकता है, ठीक है, इसी के आधार पर जो है रिजर्वेशन दिया जा रहा है। आर्टिकल 16(1) देखते हैं, इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट अंडर स्टेट। तो क्या है आर्टिकल 16(1) क्या है कि जो है सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। और आर्टिकल 16(2) क्या है? वो प्रोहिबिट करता है कोई व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन इन द गवर्नमेंट जॉब बेस्ड ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। इन आर्टिकल 16(2) इन सबके जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको जो है रोकता है। आगे देखते हैं और इसके एक्सेप्शन को देखते हैं। एक्सेप्शन वही रिजर्वेशन बनता है। आर्टिकल 16(3) यानी कि सब सेक्शन 3 एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉ अलाउइंग द रेजिडेंस बेस्ड क्राइटेरिया फॉर द सर्टेन पब्लिक जॉब्स प्रमोटिंग द लोकल रिप्रेजेंटेशन। लोकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है पार्लियामेंट लॉ बना सकती है और क्षेत्र विशेष के लोगों के लिए जॉब के लिए प्रावधान कर सकती है। ये 16(3) में कहा गया है। 16(4) में देखते हैं रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस इन द जॉब्स, ठीक है। तो देखो आर्टिकल 16(4) जो है ये रिजर्वेशन का प्रावधान करता है वीकर सेक्शन के लिए, ठीक है। तो SC ST और OBC को रिजर्वेशन कहाँ से मिलता है? जॉब में, तो आर्टिकल 16(4) के तहत मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली 49.5% जो SC ST और OBC को रिजर्वेशन मिला हुआ है। और इंदिरा साइनी केस में जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि ये 50% से ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें जो 27% रिजर्वेशन OBC को मिला हुआ है, ठीक है। मंडल कमीशन जो क्या रिकमेंडेशन था, ठीक है, 15% SCs को, शेड्यूल कास्ट को, एंड 7.5% जो है STs को मिला हुआ है, ठीक है। और जो है 27% जो रिजर्वेशन है ये उस समय जो जस्टिस थे HM कानिया, वो 27% रिजर्वेशन को सही ठहराए थे, ठीक है। और जो है जो OBC है इसके जो है गवर्नमेंट जॉब में क्रीमी लेयर है, ठीक है, इसमें क्रीमी लेयर है, बट SC और ST में क्रीमी लेयर नहीं है जॉब में,
ठीक है, प्रमोशन में है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्टिकल 16(4) का, आर्टिकल 16(4) का देखते हैं। तो ये है 77वां संविधान संशोधन 1995 और ये बेसिकली रिजर्वेशन की बात करता है ऑन द प्रमोशन। प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात करता है फॉर द SC एंड ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है प्रावधान किया गया है। किसमें किसमें प्रावधान किया गया है? रिजर्वेशन ऑन द प्रमोशन, प्रोन्नति के लिए जो मतलब उसमें जो है रिजर्वेशन है, तो ये SC ST को मिलता है और जो है OBC को नहीं है। तो एग्जाम में पूछे कि किसको किसको जो है प्रमोशन में रिजर्वेशन है, तो SC ST को है, OBC को नहीं है। क्रीमी लेयर है प्रमोशन में, ठीक है, कि उसमें कुछ लोगों को अगर मिल गया है तो वहाँ पे जो है क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट लागू होगा, जबकि क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट जो है रिजर्वेशन, जॉब रिजर्वेशन में केवल OBC को मिला हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखो, मतलब मिला क्या हुआ है वो लागू होगा। आर्टिकल 16(4) खा जो है, इसमें 81वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2000 में कैरी फॉरवर्ड रूल लागू हुआ, यानी कि अगर कोई SC ST का सीट जो है इस साल नहीं बढ़ता तो वो कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा अगले साल के लिए, इसे बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल। ये 16(4) खा के तहत। ठीक है, आगे देखते हैं 16(5), तो ये धार्मिक एवं सांप्रदायिक संस्थानों को कुछ विशेष मामलों से सामान्य समानता के प्रावधानों में छूट प्रावधान करता है। ठीक है, तो ये जो है रिलीजन से रिलेटेड है। ठीक है, उनके कुछ मामलों में जो है उनको जो है छूट प्रदान करता है। ओके, आगे चलते हैं 16(6) में। तो ये 16(6) जो है आर्टिकल जो है 15(5) जो था आर्टिकल, आर्टिकल 15(6) जो था और ये 16(6), ये दोनों जो है 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो है 103 संविधान संशोधन 2019 के तहत जो लाया गया था, उसमें जो 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को देने की बात की गई। तो 16(6) और 15(6) में, तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में खासकर। ठीक है, फिर चलते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बेसिकली जो है एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, तो वह छुआछूत को जो है मिटाने की बात करता है आर्टिकल 17, तो याद रखना ये पूछेगा। और जो है पार्लियामेंट को जो है ये पावर देता है आर्टिकल 17 को इसके रिलेटेड कानून बनाए। तो फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट ने जो है कानून बनाया भी था अनटचेबिलिटी क्राइम एक्ट 1955। ठीक है, उसका नाम चेंज करके 1976 में उसको रखा गया प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट एक्ट 1955। इसमें जो है किसी के साथ अगर भेदभाव होता है तो इसके तहत उसे कार्यवाही किया जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड अधिकार कौन बनाएगा? तो पार्लियामेंट बनाएगा। किस आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट को राइट है कि वो फंडामेंटल राइट में या किसी भी राइट में अधिकार करने की बात करें तो 35। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आर्टिकल 18 में, जो कि एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों की अंत का बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 18(1) में जो एक्सेप्शन है वो आर्मी और एजुकेशन सेक्टर में जो है उसमें उपाधियां दी जा सकती हैं। तो ये ध्यान रखना, आर्टिकल 18(1) जो है वो एक्सेप्शन करता है किसमें आर्मी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, 18(2) है कोई इंडियन सिटीजन विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि 18(3) के तहत राष्ट्रपति से पूर्वानुमति अनिवार्य है, और वो जो अनुमति नहीं ले लेता है तब तक जो है कोई व्यक्ति विदेशी राज्य से कोई भी टाइटल नहीं लेगा या उपाधियां नहीं लेगा। 18(4) में भी यही बात कही गई कि विदेशी राज्य से मिलने वाले भेंट, उपलब्धि या पद के बारे में जो है वो राष्ट्रपति को सूचित करे या उसकी पहले पूर्वानुमति ले। ठीक है, लेने से पहले। सुप्रीम कोर्ट का एक केस है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि भारत रत्न और जो तीनों पद्म भूषण है, पद्म विभूषण, पद्म श्री और पद्म एक और पद्म है पद्म श्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। ठीक है, इनका क्रम देख लेना, पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्म भूषण है, फिर पद्म श्री है। ठीक है, और भारत रत्न, ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है आर्टिकल 18(1) का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं आर्टिकल 19। ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में लगभग यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, वाक्यों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19 में 6 मूलभूत फ्रीडम दिया गया है।
ठीक है, 7 थे लेकिन एक हटा दिया गया था। कौन? राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 19(1)(f) हटाया गया था। किसके तहत? 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत जो इसे हटाया गया था और इसे एक लीगल राइट बना दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को। कहाँ पे? आर्टिकल 300 ये में, ठीक है, जो कि पार्ट है, जो कि भाग है पार्ट 12 का, 12 में आता है, ठीक है, पार्ट में। तो इसमें अब 6 कौन कौन से फ्रीडम बचे हैं? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, दूसरा फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, फिर तीसरा है फ्रीडम टू फॉर्म द एसोसिएशन और द यूनियन, ठीक है। इसी के तहत जो है वो आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, 97 कॉन्स्टिट्यूशन 2011 में ऐड किया गया है, ठीक है, कोई भी बना सकता है कोई भी संगठन, ठीक है। और चौथा क्या है? टू मूव, फ्रीडम टू मूव फ्रीली, कोई व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है, ठीक है। पांचवा क्या है? टू रेसाइड एंड सेटल। छठा क्या है? राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और द ऑक्यूपेशन। तो हम हिंदी में बता रहे हैं राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कोई भी व्यक्ति जो है बोल अपनी अपनी अभिव्यक्ति और विचार प्रस्तुत कर सकता है। आर्टिकल 1 में कहा गया है, सॉरी 19(1)(a) में का एक में कहा गया है, ठीक है। आर्टिकल 19(1)(2) में कहा गया है, सॉरी आर्टिकल 19(1)(a) में कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो है अधिकार रखता है विचार और अभिव्यक्ति का, ठीक है, वो बोल सकता है, अपनी बातें रख सकता है। दूसरे में कहा गया कोई व्यक्ति जो है वो अपने संगठन जो है वो कोई सम्मेलन कर सकता है। तीसरे में बताया गया है कि वो कोई सम्मेलन जो है वो संगठन का रूप ले सकती है, कोई संगठन बना सकता है। चौथे में कहा गया है कि वो कोई फ्रीली घूम सकता है अपने भारत में कहीं भी। पांचवें में कहा गया है कि रिसाइड एंड सेटल, वो कहीं भारत के किसी भी क्षेत्र में रहना चाहे तो वो रह सकता है, बट कुछ वो एक्सेप्शन है उसमें, जो ट्राइबल एरिया में नहीं रह सकते, ठीक है। और छठा है कि वो व्यक्ति कोई भी प्रोफेशन जो लीगल हो वो करके अपनी जीविकोपार्जन कर सकता है, ठीक है। इसके साथ ही जो है आर्टिकल 19(1) में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। व्यक्ति ऐसे असेंबली और कैसे अभिव्यक्ति, क्या बोले, क्या संगठन बनाए, क्या खाए और क्या कहाँ पे रहे और जो है क्या उन सा बिजनेस करे, इसमें अगर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा सरकार नहीं, या संविधान कोई प्रोविजन नहीं करेगा रिस्ट्रिक्शन लगाने, तो लोग अपने मनमानी करेंगे, कुछ भी करने लगेंगे। तो इसके लिए संविधान में जो है, संविधान जब बनाया गया तो उसमें डाला गया कि इस तरह रिस्ट्रिक्शन भी रहेगा, जैसे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, सॉरी वो तो हम अभी बात कर लेंगे कौन कौन सा रिस्ट्रिक्शन है, नहीं देख लेते हैं रिस्ट्रिक्शन। तो रिस्ट्रिक्शन जो है बेसिकली सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, तो जो है अपनी देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना है, ठीक है। तुम कर रहे हो तो अपने देश को कुछ नुकसान ना हो, ठीक है, उसकी अखंडता ना बाधित हो, ऐसा काम करना है। दूसरा सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, तुम विदेशी शत्रुओं से मिलकर देश को जो है उसकी सिक्योरिटी को चैलेंज मत करो, ठीक है। तीसरा फ्रेंडशिप रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, ठीक है। अब जैसे यूएस प्रेसिडेंट से लगातार वो बोल रहे हैं, अब आम जनता को झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, या किसी फ्रांस है या कोई अदर मित्र फ्रेंडशिप कंट्री है, ठीक है, तो उससे रिलेशन खराब करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा करते हो तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, ऐसा काम करो, ठीक है, कि आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं ले सकते, कि आप मारपीट नहीं कर सकते, ठीक है। आप पुलिस के पास जाओ और वो जो है लॉ बेस्ड ऑर्डर हो, रूल ऑफ लॉ रहे, ठीक है। इसके बाद शिष्टाचार एवं कदाचार के हित में हो, और कंटेप्ट ऑफ कोर्ट हो, कोर्ट का अवमानना ना करो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, ठीक है, कि कोई जजमेंट दिया तो आप उसको अभद्र नहीं कह सकते, ठीक है, कार्रवाई हो जाएगी। डिफामेशन, कोई किसी भी व्यक्ति के ऊपर अशब्द नहीं बोल सकते, नहीं तो डिफेमेशन, या उसके बारे में गलत चीज़ें नहीं प्रचार प्रसार करते, नहीं तो डिफेमेशन केस फाइल हो सकता है, ठीक है। इसके साथ ही रिलेशन टू क्राइम प्रोवोकेशन, अगर व्यक्ति कोई क्राइम करने वाला होगा तो उसको जो है पहले ही अरेस्ट कर लिया जा सकता है, ठीक है। जैसे कोई दंगा फसाद करने वाला है, गलत भाषण कर रहा है, आर्टिकल 19(1)(a) कह रहा है कि मेरा आर्टिकल 19(1)(a) के तहत मैं अंड बंड बोलूँगा और जो है सांप्रदायिकता करा दूंगा, कम्युनलिज्म करा दूंगा, यानी दंगा करा दूंगा, तो उसको पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आर्टिकल 19(1) इम्पोर्टेंस क्यों है, ठीक है। तो आर्टिकल 19(1)(a) जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की गई है, ये अक्सर क्वेश्चन में पूछता है कि ये राइट किस आर्टिकल में, ठीक है। तो आर्टिकल 19(1)(a)
ए में ये सब है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की फ्रीडम विचार और व्यक्ति में दिया गया है, तो ध्यान रखना 19 से संबंधित है, 19(1) से। फ्रीडम फॉर मतलब राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार भी 19 के तहत है, आर्टिकल 19 के तहत। तो नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 2004 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि कोई व्यक्ति जो है अपने घर पे तिरंगा फहरा सकता है, लगा सकता है, इससे पहले नहीं फहरा सकता था, ठीक है। तो 2004 में जिंदल केस में जो है अधिकार मिल गया है कि कोई व्यक्ति अपने घर पे, गाड़ी पे और झंडा लगा सकता है, ठीक है। आगे बस उसकी कोई मर्यादा होगी, उसी मर्यादा के तहत ही आप फहरा सकते हो। आगे कमर्शियल ऐड का अधिकार आर्टिकल 19 के तहत है, ठीक है। पेपर में आप ऐड देना चाहो तो कमर्शियल ऐड और फंडामेंटल राइट है, तो ध्यान रखना। राइट टू नो, जानने का अधिकार भी आर्टिकल 19 के तहत आता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन टू वोटर्स, जो मतदाता उसे जानने का अधिकार है अपने कैंडिडेट के बारे में, तो ये आर्टिकल 19 के तहत है। आगे राइट टू साइलेंट, कोई व्यक्ति चुप रहना चाहता है तो चुप रहे, आर्टिकल 19 कहता है, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन एंड प्रेस, जो इंफॉर्मेशन है प्रेस को जो अधिकार है ये यहीं से मिला है, ठीक है। एंड राइट टू फॉरेन विजिट्स, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं, आर्टिकल 19 के तहत। मेनका गांधी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978 के तहत जजमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अधिकार इसी के तहत है। प्रदर्शन धरना का अधिकार, लेकिन वो हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, ये भी जो है आर्टिकल 19 के तहत है। हड़ताल एवं बंद का अधिकार नहीं है, ठीक है, ये मूल अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट में नहीं है, तो ध्यान रखना। बंद एवं हड़ताल का अधिकार डाल के पूछ ले तो गलत, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग आर्टिकल 19 तक जो है देखें, इसके बाद जो है हम क्लास 2 में जो है मूल अधिकार के बारे में देखा जाएगा, ठीक है। देन थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट मिलते हैं मूल अधिकार क्लास 2 में। थैंक यू, जय हिंद। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने यार दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। देन थैंक यू वेरी मच सर।